तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये शायद पहली कहानी होगी जब तक मैंने सुनाई है जिसमें जिस शख्स की, जिस लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम नहीं मालूम। पिछले 52 सालों से ये लड़की एक रहस्य, इसका नाम एक रहस्य, इसकी पहचान एक रहस्य। कौन है, कहाँ से आई, किस देश की है, क्या करती थी, मौत की पहेली क्या है। 52 ईयर्स हो गए, आज भी इन सवालों के जवाब नहीं है। इस कहानी में इतनी मिस्ट्री है, इतनी मिस्ट्री है कि इसको सुनने के बाद आप खुद थोड़े से चकरा जाएंगे और आखिर में फैसला आप लोगों को करना है कि यह है क्या, और मुझे ज़रूर मेल करके बताइएगा। कहानी नॉर्वे की है, एक बहुत ही खूबसूरत देश। आप लोग जानते होंगे नॉर्वे कई चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है वो नॉर्वे की जो कैपिटल है, राजधानी ओस्लो, वहाँ दिया जाता है। बाकी के जो नोबेल के प्राइज़ हैं वो स्वीडन की जो राजधानी कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ दिया जाता है। लेकिन इकलौता नोबेल है जो पीस प्राइज़, वो ओस्लो यानी कि नॉर्वे के कैपिटल में दिया जाता है। और इसकी वजह यह है कि जिन्होंने नोबेल शुरू किया था, अल्बर्ट नोबेल ने, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे के ही पार्लियामेंट के 5 मेंबरों की एक कमेटी तय करेगी कि किसे उस साल का पीस अवार्ड मिलना चाहिए। और उनका ये था कि उसमें आप देश, धर्म, जात ये सब नहीं देखेंगे, अक्रॉस द वर्ल्ड जिसने भी अच्छा काम किया आप उसको देंगे। तो एक तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉर्वे का नाम है। दूसरा, नॉर्वे के साथ एक और भी अजीब सी कहानी है। नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। यहाँ रात करीब 1:15 बजे सूरज डूबता है और ये वो देश है जहाँ के कुछ हिस्सों में तो कभी सूरज की रोशनी पहुँची ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है, और सूरज यहाँ पे जो निकलता भी है तो वो सिर्फ कहते हैं कि 40 मिनट के लिए, 40 मिनट 24 घंटे में। तो रात भी वहाँ मतलब 1:15 बजे करीब, आप ये समझिए कि वहाँ कहते हैं कि जो जनरली टाइम है 12:43, 12:45 पे सूरज डूबता है रात को, और 40 मिनट के लिए होता, तो इसका मतलब है 12 बजे सूरज निकलता होगा, सिर्फ 40 मिनट के लिए। तो इसीलिए इसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। कहानी इसी नॉर्वे की है, और ओस्लो की तो नहीं है, लेकिन ओस्लो से दूर एक शहर है छोटा सा। अच्छा, नॉर्वे की कुल आबादी है करीब 54 लाख है, 54 लाख टोटल, मतलब इतना तो दिल्ली के एक पार्ट का होगा। तो नॉर्वे में एक जगह है बर्जन, खूबसूरत वैली है यहाँ पे, और यहीं पे एक आइस वैली भी है। और इसी वैली की ये कहानी है। बात है 29 नवंबर 1970, 29 नवंबर 1970 को एक शख्स अपनी 2 बेटियों के साथ इसी बर्जन की वैली में, आइस वैली में घूमने के लिए सुबह सुबह पहुंचता है। और वहाँ पे जब वो जाता है तो अचानक वैली में एक पहाड़ी पर एक मंजर दिखाई देता है। एक महिला जो औंधे मुँह पड़ी है, और साफ देख के लग रहा है कि लाश जली हुई है। वो एक लड़की की लाश थी, बुरी तरह से जली हुई। वो फ़ौरन घबराता है अपनी बेटियों के साथ। जब ये लाश देखता है, लोकल पुलिस को खबर करता है, लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसके बाद तफ्तीश शुरू करती है। तो अजीब बात यह थी कि लाश औंधे मुँह थी, लाश का पूरा चेहरा जला हुआ था, सामने का चेहरे के साथ सारे जो फ्रंट पोर्शन है वो भी जला हुआ था, लेकिन पीठ पे कुछ नहीं हुआ था। और पीठ सलामत, तो पीठ की तरफ के कपड़े भी सलामत। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँचने के बाद लाश के आसपास देखती है तो लाश से कुछ दूरी पर वहीं एक पत्थर पे कुछ सामान भी पड़े मिलते हैं, जिनमें एक टूटा हुआ छाता था, अम्ब्रेला, कुछ जेवर थे उस लड़की के, नायलॉन की रस्सी थी, एक प्लास्टिक वाटर बोतल थी वहाँ पे, एक पर्स था, और ब्लू कलर का रबर बूट्स थे डिज़ाइनर। लेकिन कोई आईडी, कोई पहचान नहीं थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की, अब कोई आईडी, कोई पहचान नहीं कि मरने वाली कौन है। तो जब उसने कहा कि चलो कुछ देखते हैं, लेकिन अजीब चीज़ देखने को ये मिली
कि वहाँ पे जितने भी सामान मिले थे उनमें से हर एक पे जिस पे लेबल होना चाहिए उस लेबल को मिटा दिया गया था। जो लड़की ने कपड़े पहने थे उसके लेबल काट दिए गए थे। यहाँ तक कि जो पानी के बोतल थे उस बोतल पे जो प्लास्टिक का लेबल चिपका होता है उसको मिटा दिया गया था। जो बूट्स पे कुछ मार्क होते हैं उसको भी हटा दिया गया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे, जिस लेबल से, जिस मार्क से ये पता चल सके कि ये लड़की कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शिनाख्त क्या है। चेहरा वैसे ही जला हुआ था, तो फोटो आप चेहरे को आप दिखा नहीं सकते थे। अब सवाल ये था कि ये लड़की कौन है। पुलिस ने इसके बाद तफ्तीश की, लोगों से मदद मांगी कि कोई चश्मदीद आए, कोई विटनेस आए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। और इसी के बाद फिर ये हुआ कि जब कोई है नहीं तो क्या करे। लड़की का नाम नहीं, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, कुछ भी नहीं था। इसके बाद इस लड़की को एक नाम दे दिया गया, आइजडेल वुमेन, बल्कि ईजडेल वुमेन, चूँकि वो जो घाटी थी जहाँ पे ये लाश मिली थी ये ईजडेलन घाटी थी, और इस घाटी को एक और भी नाम से पुकारा जाता था और वह था सुसाइड वैली। 1970 के आसपास बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग इस घाटी से जाकर कूद के अपनी जान दे देते थे, तो इसलिए ये सुसाइड वैली के नाम से भी बदनाम था। और उसी ईजडेल वैली में इस लड़की की लाश मिली, शिनाख्त कोई नहीं, तो अब क्या करें। तो वहाँ की मीडिया और बाकी लोगों ने इसे नाम दिया ईजडेल वुमेन। अब ये एक रहस्य, नाम कोई है नहीं। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई क्लू, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद अचानक पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। पहली बार बर्जन रेलवे स्टेशन के जो मॉल रूम है जहाँ पे सामान, यात्रियों के लगेज सब रखे होते हैं, वहाँ पे 2 लावारिस सूटकेस मिलने की खबर मिलती है बर्जन पुलिस को, रेलवे की ऑफिशियल की तरफ से। पुलिस की टीम वहाँ जाती है, वो 2 सूटकेस को निकालती है। इस दौरान में 3 दिन हो गए, इस लड़की की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि ये ईजडेल वुमेन है कौन। अब जब दोनों सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से बहुत सारे सामान मिलते हैं। उसमें से एक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ग्लास थे, आंखों का चश्मा। अब उस चश्मे के फिंगरप्रिंट्स को निकाला जाता है, फिंगरप्रिंट, और उस ईजडेल वुमेन की जो लाश मिली थी उससे मैच किया जाता है। इत्तेफाक से ग्लास पे जो फिंगरप्रिंट था वो उस लड़की से मैच कर जाता है। अब इससे ये पता चला कि ये दोनों सूटकेस उसी लड़की का है जिसकी लाश 3 दिन पहले मिली है, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। अब सवाल ये है कि लड़की की लाश वहाँ वैली में और यहाँ 2 सूटकेस रेलवे स्टेशन पे बर्जर के, इन दोनों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक। इसके बाद अब पुलिस उस सूटकेस को की तलाशी लेती है। उस सूटकेस से बड़ी अजीब अजीब चीज़ें निकलती हैं। उस सूटकेस से पुलिस को एक टाइम टेबल मिलता है, मैप्स मिलते हैं नॉर्वे और आसपास के, अलग अलग विक्स मिलते हैं जो लड़कियां पहनती हैं, कई कलर में, कई डिज़ाइन में, मेकअप का किट मिलता है और एक एक्जिमा क्रीम मिलती है, उसका ट्यूब, कुछ कपड़े मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, नोटपैड मिलता है। अब उसमें सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि जितनी भी चीज़ें मिली इन सब के भी लेबल गायब, किसी पे लेबल नहीं, किसी पे मार्क नहीं। इवन जो वो क्रीम था, एक्जिमा क्रीम, उसमें किस डॉक्टर ने रेफ़र किया, कहाँ से लिया, पेशेंट का नाम क्या है, हर चीज़ से जानबूझकर सारी वो शिनाख्ती चीज़ को मिटा दिया गया या काट दिया गया या हटा दिया गया, जिससे ये पता चल सके कि इस सूटकेस के मालिक कौन है, मालकिन कौन है, उसका नाम क्या है। यही चीज़ उस लाश के साथ हुई थी। लाश के कपड़ों से सारे मार्क हटा दिए गए, लेबल हटा दिए गए, यहाँ तक के बोतल के पानी का मैंने आपको बताया कि वो भी फाड़ दिए गए। अब यहाँ सूटकेस में भी सेम यही चीज़ है। हर चीज़ ये इशारा कर रही है कि जो भी है वो नहीं चाहता है कि उस लड़की की शिनाख्त हो। इसके अलावा उसके बैग से कई देशों की करेंसियाँ मिली, बहुत सारी, जिनमें नॉर्वे की थी, स्विस की थी, बेल्जियम, ब्रिटिश, बैंकॉक, डच, इन सब के करेंसियाँ उस बैग के अंदर, अब एक साथ कई कंट्री के। अब इन सारी चीज़ों को पुलिस ने लिखा और उसमें कुछ नोटपैड भी थे। उसमें एक चीज़ और मिली जिसमें कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन उस कोड को पुलिस तोड़ नहीं पा रही थी। अब पुलिस ने उसको अपने एक्सपर्ट्स के पास भेजा कि भैया इसको तुम तोड़ो, इस नोटपैड में है क्या। उधर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसी बैग में एक और पॉलीथीन मिली, इकलौती एक ऐसी पॉलीथीन मिली जिसमें
एक शोरूम का लेबल था, बाकी कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि ये शोरूम जो है, जो वहाँ उसके अंदर से मिला है, वो जूते का शोरूम है, जो प्लास्टिक की थैली मिली, और वो उस जगह से, बर्जर से करीब 210 किलोमीटर दूर है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन उस शोरूम में जाती है, वहाँ जाकर पूछती है, तो वो बूट भी जो लड़की स्पॉट से मिली थी, उस बूट को भी पुलिस ले जाती है। वहाँ जाने के बाद उस शोरूम का जो ओनर था, वो उस बूट को पहचानता है कि यहाँ हमारे यहाँ से लिया था। उस ये भी कहता था कि एक पर्स पे लिया था। फिर वो पूछता है उस कौन थी, कैसी थी। वो लड़की का हुलिया बताता है। हुलिया काफ़ी कुछ मैच करता है जो लाश मिली, हालांकि चेहरा नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ों से कुछ बाल बचे हुए थे और बाकी उससे उसने हाइट वाइट भी जो बताई, लगभग सब कुछ वैसे ही था। फिर उसने पूछा कि आखिर तुमने इस, मतलब इतना टाइम हो गया, उस लड़की को इतना याद कैसे रखा जो बूट वूट लेकर गई। तो उस दुकानदार ने कहा कि मुझे एक अजीब सी चीज़ उस लड़की के अंदर से उसकी स्मेल आई थी। उसने बोला क्या? बोला उस वो लड़की जब बात कर रही थी तो उसके अंदर से गार्लिक की स्मेल आ रही थी, अदरक की। अच्छा, उस वक्त 1970 के दौर में नॉर्वे में ये गार्लिक जो है, लहसुन, वो इतना यूज़ नहीं होता था, वहाँ के लोग नहीं करते जैसे अपने इंडियन सब करते हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें पता चला कि ये ऐसे कौन कौन से रेस्तरां हैं यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं। 1780s में चूँकि ये बहुत कम ऐसे थे जहाँ पे, और वो लोग शायद इसके स्मेल को पकड़ भी नहीं पाते थे। तब उससे हुलिया और ये गार्लिक वाले कुल्लू को लेकर बर्जर पुलिस ने अब होटलों को छानने की एक मुहिम शुरू की। इसके बाद पुलिस की टीम बर्जर के अलग अलग होटलों में जाती है। उस वक्त नॉर्वे में ये था 70s में कि जब भी कोई होटल में चेक इन करता था अगर कोई, तो पासपोर्ट आपको देना ज़रूरी होता था काउंटर पे, रिसेप्शन पे। अब पुलिस गई, पुलिस ने करीब बहुत सारे होटलों को खंगाला। 7 ऐसे होटल मिले जहां पता चला कि ये लड़की वहां पे ठहरी थी। जो पहली चीज़ पता चली थी उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, कि ये गार्लिक वाली बात, और ठीक ठाक देखने में, हाइट वाइट भी अच्छी। तो अब पुलिस इसके बाद होटल में पहुंचना शुरू करती है, और होटल में जब तलाशी लेती है तो पता चलता 7 ऐसे होटल मिले जहां पे ये लड़की रुकी थी उसी डेट के दौरान, इसकी डेथ से पहले। अब हर जगह जब उससे पूछा गया तो एक चौंकाने वाली चीज़ आई कि 7 होटल में वो अलग अलग नाम से रुकी थी, और 7 होटल में जब अलग अलग नाम से रुकी थी, इसका मतलब ये है, और अलग अलग देश बताकर, कि उसके पास 7 पासपोर्ट थे अलग अलग कंट्री के। अब यहां से पुलिस का माथा ठनका कि एक लड़की, उसकी लाश नहीं मिल रही, उसके हर लेबल, हर शिनाख्ती चीज़ को छुपाया जा रहा है, और होटलों में वो अलग अलग रह रही है, और शानदार शानदार होटलों में रह रही है, पैसे खर्च कर रही है, उसके सूटकेस से इतने सारे पैसे भी मिल रहे हैं, और नाम अलग अलग होटलों में लेकर रह रही है। इस दौरान में पुलिस ने अब जो एक नोटपैड मिला था उसमें कोड में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, उस कोड को डिकोड किया गया। जैसे एक में उसमें लिखा था उसने 022028P, तो बाद में जब ये डिकोड हुआ तो पता चला कि ये उसके पेरिस जाने और पेरिस से लौटने की तारीख लिखी हुई थी। 022, यानी कि वो 022 22 तारीख को गई थी, और 28 028 लौटी, और आखिर में P था, P फॉर पेरिस, अक्टूबर में। एक में था 029PS। अब इसमें भी एक अलग कोड था उसका। PS यहाँ पे ये था कि पेरिस टू स्टेवेंगर, ये वहाँ से वहाँ गई थी। एक में था 030BN5, ये इसका कोड जो डिकेड हुआ ये था कि नवंबर में आई थी और बर्जन आई थी, और 5 नवंबर को बर्जन आई थी, और जो इसकी लाश मिली है वो 29 नवंबर को मिली है। तो जब भी वो होटल में जाती, चेक करती, अलग अलग नामों से करती, अलग अलग पासपोर्ट देती। अब ये सारी चीज़ें होती गई, इसके सारे होटल्स के भी डिटेल आते गए, लेकिन कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिला। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद नॉर्वे की पुलिस ने कहा कि अब बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत कुछ कर लिया, कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि कोई सामने भी नहीं आ रहा, मीडिया में भी दे दिया, पहचान हो नहीं रही है। इससे पहले हुआ ये कि एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया, अब यहाँ से भी फिर एक केस अजीब बनता है, कि उस लड़की की जिसकी मौत हुई, उसके पेट से
50 to 70 स्लीपिंग पिल्स मिले, नींद की गोलियां 50 से 70, और इत्तेफाक से वो सारी गोलियां उस वक्त भी पेट में थी और वो अभी तक ब्लड में शामिल नहीं हुई थी जब उसकी मौत हुई। 50 to 70। फिर ये हुआ कि जब वो मरी और चूंकि बर्निंग के सारे वो थे, जल रहे थे, तब उसके लंग्स से वो धुआं निकला। इसका मतलब ये था कि जब वो जल रही थी तब वो जिंदा थी, क्योंकि धुआं अंदर पहुंचा था। लेफ्ट नेक में एक जगह पे उसके चोट के निशान थे जो किसी वजनी चीज से मारे गए थे। अब ये 3 अलग अलग चीज ऑटोप्सी में सामने आई। पहला 50 to 70 पिल्स, दूसरा लेफ्ट में चोट, तीसरा लंग्स में धुआं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद नॉर्वे की पुलिस ने यह माना कि शुरुआत में ही कि एक सुसाइड है। उसने स्लीपिंग पिल्स खाए और मर गई, लेकिन उस पर सवाल उठाया गया कि अगर उसने सुसाइड करनी थी, नींद की गोलियां खा ली थी, तो फिर खुद को जलाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ आसपास में कुछ पेट्रोल के सैंपल भी मिले जांच के दौरान। दूसरा, अगर उसने सुसाइड ही करनी थी और नींद की गोलियां भी खा ली और उसने अपने आप को जला भी लिया, तो अपने सारे कपड़े, घड़ी, छाता, जेवर उतार कर एक करीने से एक तरफ साइड में ले जाकर एक जगह रखा, फिर अपने कपड़े के लेबल फाड़े, फिर उन सारी चीज़ों के लेबल हटाए, और उसके बाद वो मरती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ये दोनों भी चलो कर लिया, तो फिर ये जो ब्लंट ऑब्जेक्ट, एक भारी चीज़ से उसके लेफ्ट गर्दन के ऊपर निशान है, वो चोट कहाँ से आई? इन तीनों सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन फिर भी नॉर्वे पुलिस ने कहा कि और कोई क्लू मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि एक सुसाइड है और इस केस को उन्होंने कहा बंद कर दो। 2 महीने के बाद ही, ये बात है जनवरी 1971 की, इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक और बड़ी अजीब सी चीज आई। उस मरने वाली के दांत के पता चला कि जो उसके दांत हैं उनमें से 14 दांत ऐसे थे जिसको फिल कराया गया है, और वो सारे गोल्ड के थे, सोने के। और उसके दांत की बनावट बड़ी अजीब थी, और जिस तरीके के डिज़ाइन थे और जो फिल करके बनाए गए वो नॉर्वे के नहीं थे। वो लगा कि ये कहीं ईस्टर्न यूरोप या फिर वेस्टर्न यूरोप वहाँ के थे। लेकिन उस दांत को भी संभाल कर रख दिया गया, उसके टिश्यूज़ को भी संभाल कर रख दिया गया। आगे और कोई इनको जांच करनी नहीं थी। 2 महीने बाद केस क्लोज कर दिया। लेकिन थोड़ी बहुत जो उनके सूटकेस और बाकी चीज़ों से सामान मिला, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि लड़की कैथोलिक है, क्रिश्चियन। तो उन्होंने उसी हिसाब से कुछ पादरियों को बुलाया और कहा कि इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा, वो ये कि अगर कल को इस लड़की की शिनाख्त हो जाए, इसके फैमिली मेम्बर आ जाएं, बॉडी क्लेम करें, तो क्या हो। तो उसके लिए बाकायदा एक कॉफिन तैयार किया गया, जो लेप के साथ ख़ास ऑर्डर देकर बनाया गया। उसमें उस बॉडी को रखा गया ताकि आने वाले कितने भी सालों में ये बॉडी ख़राब नहीं होगी। अगर कोई क्लेम करने आए, इस लड़की का आइडेंटिटी क्लियर हो जाए, तो फिर उसके फैमिली को ये बॉडी निकाल कर सौंपा जा सकता है, वो उसके आखिरी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए बर्जन में ही इस ख़ास कॉफिन में, जिसमें बॉडी ख़राब डिकम्पोज नहीं होगा, 5 फरवरी 1971, 5 फरवरी 1971 को बाकायदा कैथोलिक रीति रिवाज के हिसाब से इस कॉफिन को वहाँ पे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बात आई गई हो गई, वक्त बीतता गया, 2016 आ गया, मतलब 70 की ये बात है, तो 46 साल बीत गए। 2016 आया। अब साइंस भी तरक्की कर गया, फॉरेंसिक साइंस भी, डीएनए भी, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त थी नहीं। तो अब उसके बाद ये हुआ कि इस केस को दोबारा खोला जाए, और इस केस को दोबारा खोलकर सबसे पहले तो पता किया जाए वो लड़की है कौन। फिर से कवायद शुरू हुई। बहुत अच्छा, बड़े बड़े जो वहाँ के क्राइम जर्नलिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, ये केस उनके लिए भी एक नज़ीर थी, एक एग्जाम्पल। ये सब लगे हुए थे। कई पुलिस अफसर जो उस वक्त थे, उनके बेटे कि मेरे फादर, मेरे वो लोग नहीं कर पाए सॉल्व, मैं करूँगा। तो एक केस स्टडी के तौर पर इस केस को लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग लगे रहे। 2016 में ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा इस केस पे दोबारा काम करते हैं। अब केस पे दोबारा काम शुरू किया गया। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन 2 चीज़ों को उठाया गया। पहला, उस लड़की के जो दांत थे, और उस दांत के हिसाब से जो उसकी ख़ास बनावट थी, उसके जबड़ा और वो, तो वो उससे उसकी आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करनी थी। लगे इसमें एक्सपर्ट, दांतों के ऊपर पूरा रिसर्च किया,
उस रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो दांत है ये 2-3 चीज़ों से उन्होंने जो बनावट थी और जिस तरीके का डिज़ाइन था, तो उन्होंने इशारा दिया कि ये कहीं ईस्टर्न यूरोप के किसी देश की रहने वाली लड़की है। अब बात सिर्फ इससे नहीं बनी, इन्होंने कहा कि इससे और भी कुछ आगे बढ़कर किया जाए। तब उन्होंने और टेस्ट किया कि उस दांत के जरिए उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि शुरुआत में बचपन से लेकर ज़्यादातर वक्त तक उसको एक टेस्ट है जिसको शायद ऑक्सीजन टेस्ट कहते हैं, तो उसमें किस तरह का वो पानी पीती थी। ऑक्सीजन स्टोप एनालिसिस, इससे ये पता करना था कि ज़्यादातर जब ये बड़ी हो रही थी बचपन से, तो ये पानी जो पीती थी वो किस तरह के पानी थे, कहाँ के पानी थे। देखिए साइंस कितनी तरक्की कर रही है, उससे पता करना। इसके अलावा एक था एस्ट्रोनोटम स्टोप एनालिसिस, किस तरह की ये खाना खाती थी। हर एक शहर का, हर एक इलाके का अपने अपने खाने का दस्तूर होता है, उनकी चीज़ें अलग होती हैं, मसाला अलग होता है, ऑयल अलग होता है। तो उससे कि जब ये बड़ी हो रही थी तब इसने कहाँ का कैसा पानी पिया, किस तरह का खाना खाया, ताकि उस ओरिजिन, उस जगह के बारे में पता किया जा सके। इसके अलावा पहली बार ये हुआ था नॉर्वे की हिस्ट्री में जब उन्होंने इस तरह की जांच की, और सिर्फ उसका रीजन और उसका वो पता करने के लिए। फिर उसके जो टिश्यूज़ के सैंपल थे, डीएनए बहुत तरक्की कर गया तो पुलिस ने अब नए तरीके से उसके उस डीएनए को का वो सारा वो निकाला, ताकि अगर किसी भी नियरेस्ट रिलेटिव से वो डीएनए का सैंपल मैच कर जाए तो पता चल जाएगा। जैसे डीएनए में आजकल आपको पता है कि डायरेक्ट, मान लीजिए मेरे 2, 4, 3 पीढ़ी के पुराने का भी अगर कोई डीएनए निकलता है और वो हम में से कई लोगों के साथ मैच करता है, तो परसेंटेज होते हैं 80, 90, जिसका हाईएस्ट क्लोजअप एकदम नज़दीक तक जाए तो वो मैच कर जाता है। तब उन्होंने इंटरपोल को भी किया, उनके पूरे सैंपल डीएनए के निकाले अब, और कहा है कि ये डीएनए है और इससे क्लोजेस्ट अगर कोई मैच करे तो बताएं। तो अब दिया गया, तो अगर क्लोजेस्ट कहीं मिल गया तो वो ज़्यादा आसानी से पता चल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इन सारे टेस्ट से ये पता चला कि ये लड़की यूरोप की थी। अब सवाल है कि ये थी कौन और क्यों, क्या हुआ। उसको लेके कई थ्योरी थी। पहली थ्योरी आई कि ये लड़की एक स्पाई थी, एक जासूस। जिस वक्त ये 1970 की बात है जब हुआ, तो उस वक्त जो नॉर्वे है ये एक नेटो के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट देश था, और नेटो कई चीज़ों का टेस्ट भी इधर कर रही थी आसपास। और ये नॉर्वे की एक ख़ास बात यह है कि ये सोवियत यूनियन जो है उसके बिल्कुल करीब, और रशियन और इजरायली जो एजेंट है, रशिया के जो केजीबी है और मोसाद के जो इजराइल के जो मोसाद है, कहते हैं कि नॉर्वे में इन लोगों ने उस वक्त डेरा डाला हुआ था। तो एक तो ये है कि ये लड़की स्पाई थी, और शुरुआत में ये कहा गया कि ये मोसाद की थी, लेकिन फिर ये हुआ कि ये मोसाद की नहीं थी, क्योंकि इसकी ओरिजिन और बाकी चीज़ें जब इसके बाकी टेस्ट से पता चला तो ये हुआ कि ये यूरोप की थी, और इसलिए इजराइल के लिए काम करने का इसका सवाल नहीं होता। पहली चीज़ आई। दूसरी थ्योरी आई कि बिल्कुल हो सकता है और ये लड़की खुद स्पाई ना हो, एक कोरियर हो। हर जासूस, हर एजेंट जो काम करता है वो दूसरों अकेला तो करता नहीं, उसके बहुत सारे हेल्पर होते हैं, कुछ संदेश पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ कोरियर टाइप के होते हैं। तो उसमें ये भी है कि ये लड़की कोरियर थी और अलग अलग मतलब या तो किसी जासूस के लिए खबर इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी। तीसरी थ्योरी आई कि ये लड़की इंटेलिजेंस किसी एजेंसी से जुड़ी हुई थी, किसी भी देश की, और उनके लिए काम करती थी। लेकिन इन तीनों जो थ्योरी है उसको लेके लोगों की ज़्यादातर एक राय है कि चाहे ये कोरियर हो या एजेंसी के लिए हो या फिर किसी देश की जासूस हो, बट इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पाइंग से था, जासूसी था। उसकी वजह ये थी मल्टीपल पासपोर्ट, 7 पासपोर्ट अलग अलग जो होटलों में रही, अलग अलग देशों की करेंसी, फ्लुएंटली अलग अलग लैंग्वेज बोलना, स्मार्ट, और जो कोड वर्ड में उसके सारे नोट्स मिले, जिस तरीके का सूटकेस मिला, ये सारी चीज़ें कह रही थी। और पैसे इतने कि कहीं भी आप अच्छे अच्छे होटलों में आने जाने, ये सारी चीज़ें स्पाई की तरफ ही ध्यान दिलाती कि एक जासूस थी। जो दांत के बाद में टेस्ट हुए, उस टीथ एनालिसिस से ये भी पता चला कि इस लड़की की उम्र
उस वक्त शुरू में कहा गया था कि शायद करीब 30 साल है, कहा गया कि नहीं, इसकी उम्र 40 to 45 के बीच में थी, 40 से 45 साल के बीच में। तो ये नई चीज़ें सामने आई और इसके बाद अब ये हुआ कि इंटरपोल इसमें बीच में आ गई है। 16 के बाद डीएनए का सैंपल लिया गया है। जिन जिन देशों में इसके ज़्यादा उस वहाँ की नागरिकता होने की गुंजाइश है, वहाँ के उससे डीएनए सैंपल को मैच कराने की बात की गई है। अब एक और भी खुलासा हुआ है और वो ये कि अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो शुरुआत में 2 महीने में सुसाइड कह के बंद कर दिया गया था, उनका मानना है कि अगर ये एक स्पाई है और जिस तरीके से हर एक पहचान, हर एक आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि एक मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो अब ये कातिल कौन है, किस देश की जासूस थी भी कि नहीं थी, किसी का चारा बनी, ये सारे सवाल अभी भी एक रहस्य है, एक पहेली है। 52 साल हो गए, आज भी ईजडल वुमेन जिसकी लाश एक कॉफिन में रखी हुई है, इस उम्मीद पर कि उसका कोई अपना आए तो वो कॉफिन खुले, उसे सौंपा जाए और फिर उसका नाम पता चले। लेकिन 52 साल तो हो गए, आज भी उस नाम की तलाश है, आज भी उस नाम की जगह पे उसे द ईजडल वुमेन ही पुकारा जाता है। और आज भी ईजडल वुमेन का रहस्य एक रहस्य है। 52 साल से नॉर्वे की हिस्ट्री में